आज हम लोग जिस अध्याय को पढ़ने वाले हैं उस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं इस अध्याय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को। तो देखिए, हम जैव तथा अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। जैव जिसे हम सजीव कहेंगे और अजैव जिसे हम निर्जीव कहेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करें, या जैव और अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करें। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। देखिए, जब हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं या गली में किसी इंसान को चीखते हुए देखते हैं तो हम ये समझते कि नहीं, ये लोग सजीव हैं, ये सभी क्या हैं, सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या इंसान वही सब अगर सो रहे हो तो क्या तब भी यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि सजीव है? मान के जब सो रहा था तो हम ये कैसे जानेंगे कि सजीव हैं? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? ठीक है, ये सब जंतु था तो आपको पता चल गया, सांस ले रहा था तो सजीव है, आप ये बोल दिए। किंतु पौधों के बारे में कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं। देखिए, कुछ लोगों का यही जवाब होगा ना कि वो हरे दिखते हैं तो सजीव हैं। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं? तो क्या वो सजीव नहीं है? ये तो प्रश्न उठ रहा है कि अगर कोई कहता है कि नहीं हरा दिखता है तो वो सजीव है, किंतु बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती है, दूसरे रंग की होती है। तो बहुतों का जवाब ये भी हो सकता है, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कहेंगे कि वे सजीव हैं। पौधे समय के साथ वृद्धि करते हैं तो ये देख के आप कहेंगे कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में, हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। देखिए, हम सभी क्या करते हैं, सजीव जानने के लिए कि वो सजीव है कि नहीं, सामान्य तौर पर प्रमाण के तौर पर क्या देखते हैं, प्रमाण के तौर पर हम यही देखते हैं कि उसमें कुछ गति हो रहा है कि नहीं, गति पर विचार करते हैं। ये गति वृद्धि संबंधी हो सकती है या अन्य गतियां हो सकती हैं। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। मतलब वैसे पौधे जिसमें आपको वृद्धि दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो भी सजीव हैं। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। देखिए, कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु उसमें ना गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम सजीव को सिर्फ बाहर से दिखने वाले गतियों से अगर हम बांटें कि नहीं वो सजीव है, ये सजीव नहीं है, तो बाहर से दिखाई देने वाली जो गति है ना, उसके आधार पर हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं कि ये सजीव है कि निर्जीव है। मतलब पर्याप्त नहीं है बाहर से दिखने वाले गति के लक्षणों के आधार पर। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां, देखिए, जो बहुत ही कम होने वाली जो गति होती है ना, वो आँखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ। अणु जो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, पदार्थ की सबसे छोटी भाग होती है, उनकी गतियाँ तो होती है किंतु वो उसमें इतने सूक्ष्म स्केल की होती है, इतने कम वैल्यू वाले होते हैं
कि हमें उसके आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। क्या यह अदृश्य जो दिखाई नहीं दिया आणविक गति यानी कि अणु की जो गति है जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें, अगर यही प्रश्न किसको करेंगे, व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें, तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। मतलब जीवन के लिए अदृश्य आणविक गतियां आवश्यक है। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती। अगर हम देखें विषाणु के संबंध में तो आप पाएंगे कि विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। देखिए विषाणु जो होता है ना, जब वो किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं तब आपको लगेगा कि उसमें आणविक गति है, नहीं तो आपको उसको आणविक गति नहीं दिखाई पड़ेंगे। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव है या नहीं। इसलिए आज भी एक विवाद बना हुआ है कि विषाणु को सजीव कहेंगे या नहीं कहेंगे। देखिए जब तक वो कोशिका को संक्रमित नहीं करता है तब तक उसमें किसी प्रकार का आणविक नहीं है, तो आप कहेंगे कि नहीं वो निर्जीव है। किंतु जैसे ही वो किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं तो उसमें आणविक गति चीज़ें दिखाई पड़ने लगता है, यानी उसमें सजीवों के लक्षण आ जाते हैं। तो इसीलिए पता चल रहा है कि उसमें देखिए क्या है, निर्जीव के भी गुण दिखाई पड़ रहे हैं और सजीव के भी गुण दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए आज भी ये विवाद बना हुआ है कि वो वास्तव में सजीव है या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? अब प्रश्न ये उठता है कि जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। देखिए हम लोगों ने इससे पूर्व के कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि सजीव की जो संरचना है वो सुसंगठित है, माने विशेष संरचना से सजीव बने होते हैं। जैसे कि सजीव में क्या होते हैं, उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में क्या होते हैं, छोटे घटक होते हैं। मतलब कोशिका भी छोटे छोटे घटकों से बना है और कोशिकाओं से जुड़ने से उत्तक बनते हैं और उत्तक के जुड़ने से सजीव की संरचना होती है। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। देखिए सजीव की ये जो संगठित और सुव्यवस्थित संरचना है ये भी क्या होते हैं, समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के साथ साथ क्या होते हैं, विघटित होते हैं, टूटते हैं। यदि यह व्यवस्था टूटती है किसी की, सजीव की संगठित और सुव्यवस्थित संरचना अगर ये टूटती है, ये व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण यानी उसको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको मरम्मत करने का, मेंटेन करके रखने की आवश्यकता होती है, जिसको अनुरक्षण कहेंगे। यानी जितने भी जीव है ना वो शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। हर सजीव के जीव के लिए, हर सजीव के लिए, उसके शरीर के लिए शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। शरीर की जितने भी संरचना है अणुओं से बनी है और अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। जब तक ये अणु गतिशील रहेंगे तब तक जीव जीवित रहेंगे। अगर यही गतिशील रुक जाएगा तो वो फिर जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए आवश्यक हो जाता है सजीवों के लिए कि उनकी जो अणु जो है वो लगातार गति पर बने रहे। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? तो आखिर ये सजीव में जो अणुओं की गति जो है बनी रहती है, तो इसके लिए
प्रक्रम होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यही जो मेंटेन करके रखने वाली जो प्रोसेस है यानी कि अनुरक्षण प्रक्रम, तो सजीवों में कौन कौन सी है? सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन सी है जिसकी वजह से अणु को लगातार गतिशील बनाए रखता है? तो अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं जिससे सजीव को जीवित रहने में मदद कर रहा है? सजीवों को अगर जीवित रहने में मदद कर रहा है तो बहुत सारे प्रक्रम होंगे जिन्हें अनुरक्षण प्रक्रम कहते हैं। तो मगर बात यहाँ उठता है कि सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए खोजते हैं। अब देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य यानी कि जो मेंटेनेंस वर्क है, जीवों का जो अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैव प्रक्रम का परिभाषा हो गया। मैं पुनः इस पैराग्राफ को समझाना चाहूँगा। देखिए क्या कहता है, जीवों का जो अनुरक्षण कार्य है ना, निरंतर होना चाहिए और यह कार्य उस समय भी चलता रहना चाहिए जब आप कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते। जैसे कि जब आप सो रहे होते हैं या कक्षा में बैठे होते हैं, उस समय भी अनुरक्षण का कार्य चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम यानी कि वे सभी क्रियाएं या प्रक्रियाएं जो कहिए आप, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से यानी कि मिल के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो मिल के क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ मिल रहा है जवाब, क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिए, जब अनुरक्षण प्रक्रम होगा तो उस प्रक्रम के लिए क्या चाहिए? उस प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। देखिए, ये जो अनुरक्षण प्रक्रम के लिए जो ऊर्जा चाहिए, यह ऊर्जा कहाँ से आती है? एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। अगर बाहर से आ रहा है तो ऊर्जा का स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में अगर स्थानांतरण हो रहा है तो कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो देखिए, ऊर्जा का स्रोत क्या हुआ? ऊर्जा का स्रोत हुआ भोजन, जो बाहर से ले रहे हैं, और अंदर में जो ले रहे हैं, स्थानांतरण जो करा रहे हैं शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रम है उसको पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। देखिए, अगर जीव का शरीर यानी शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए भी बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। देखिए ध्यान से, कार्बन की जो स्रोत की जो जटिलता के अनुसार, मतलब देखिए, कार्बन के स्रोत तो हैं खाद्य पदार्थ में। पृथ्वी पर जो जीवन है वो कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, और जितने भी जीव होते हैं वो खाद्य पदार्थ जो ले रहे हैं तो वो भी कार्बन आधारित है।
तो कार्बन की जो स्रोत है उसमें जटिलता है, और इन्हीं विविधता के कारण, यानी जटिलता के कारण कह सकते हैं, इन कार्बन के जो स्रोत में जो जटिलता है, तो उस जटिलता के कारण क्या होता है, अलग अलग जीव अपने पोषण के प्रक्रम जो है अलग अलग तरीका अपनाते हैं। मतलब कार्बन के जो स्रोत जो भोजन में है उसको लेने के लिए अलग अलग जीव क्या करते हैं, अलग अलग पोषण प्रक्रम अपनाते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, बिल्कुल पर्यावरण जो है किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, ऊर्जा के जो बाह्य स्रोत हैं वो विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन, देखिए बाहर से जो हमने ऊर्जा के स्रोत लेता है जो जीव, तो शरीर के अंदर जो ऊर्जा के स्रोत आए और उसका जो विघटन होगा, शरीर के अंदर टूटेगा, या बोल सकते हैं कि शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोत का जो निर्माण होता है, तो यानी कि कह सकते हैं शरीर के अंदर जो ऊर्जा के स्रोत जो आते हैं उसका विघटन हो सकता है या निर्माण जो होता है की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। देखिए ध्यान से, शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। देखिए, अगर ऊर्जा जो निकलता है, ऊर्जा के स्रोत जो बनता है, ये ऊर्जा के स्रोत क्या करते हैं, विभिन्न आणविक गतियों के लिए, विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यक अणु होते हैं ना, उनका निर्माण होता है, उसके निर्माण में उपयोगी होता है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। जब इन चीज़ों का निर्माण करने के लिए, अणुओं का जो निर्माण होता है, इसके लिए क्या होना चाहिए, शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला होनी चाहिए। एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है, रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसी अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। देखिए ध्यान से, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, देखिए ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होता है शरीर के अंदर, क्या कौन, उपचयन और अपचयन, जो अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं, माने बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, कोशिका की जो आवश्यकता है उसके अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में, माने खाद्य स्रोत को तोड़ने में ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन कहलाता है। मैं एक बार पुनः समझाना चाहूँगा, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में, खाद्य स्रोत के तोड़ने में ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। देखिए, जो एक कोशिकीय जीव होता है उसका पूरा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है, अतः उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए या गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए, यानी कि बेकार पदार्थ के त्याग के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। जो जीव एक कोशिकीय वाले होते हैं उसका पूरा शरीर, उसका पूरा सतह क्या होता है, पर्यावरण के संपर्क में होता है।
उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए, बेकार पदार्थ को निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, मतलब शरीर की संरचना अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होगा? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। देखिए, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनकी सभी कोशिकाएं आसपास के पर्यावरण में सीधे संपर्क में नहीं रह पाते या नहीं रहती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं विसरण की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, ये एक कोशिका है और यदि यहाँ पर बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, यहाँ अगर कम है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और यहाँ ज़्यादा है, तब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर आ जाएगा बाहर से। ठीक है, अब इसके विपरीत समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और कोशिका के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अंदर की जो कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उस कोशिका से बाहर आ जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण। मतलब इसमें क्या होता है? विसरण में उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैसों का बहाव होता है। जैसे बता रहे थे कि ये कोशिका था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है और यदि बाहर में ज़्यादा है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने लगेगा। ठीक है, यानी कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैस का बढ़ना विसरण प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम लोग ये पहले से ही देख चुके हैं या जानते हैं क्या कि बहुकोशिकीय जीवों में जो विभिन्न कार्य होते हैं, तो विभिन्न कार्य को करने के लिए विभिन्न विभिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हैं, मतलब अलग अलग कार्यों के लिए विशेष विशेष अंग होते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर के में उनके संगठित से परिचित हैं। देखिए, हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण, मतलब उसे अंदर लेना, भी एक विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। देखिए, यहाँ ये आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर हम भोजन को अंदर में ले रहे हैं या ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं शरीर के विशिष्टीकृत ऊतकों की कार्य से ही होती है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। यहाँ एक प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि यदि हम भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और किसी विशिष्ट अंगों द्वारा ही करते हैं, परंतु बात यहाँ भी तो है कि शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। देखिए, चूँकि सजीव के सभी भागों को भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए शरीर में वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। और यही वहन तंत्र क्या करेंगे? यही वहन तंत्र भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, मतलब शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाएंगे। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे
उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। देखिए, जब शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत का प्रयोग होता है, ऑक्सीजन का भी उपयोग होता है और ऊर्जा प्राप्ति के लिए इसका उपयोग होता है, तो ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल वो अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है, इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना चाहिए, ये जरूरी हो जाता है कि शरीर से बाहर निकालना। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। मतलब सजीवों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ का जो त्याग करता है, जिस प्रक्रम से त्याग करता है, उसी प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, अगर मान लेते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। यहाँ देखिए, शरीर अभिकल्पना के मूल नियम क्या? शरीर अभिकल्पना का मूल नियम का मतलब होता है विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट भाग होना चाहिए, विशेष अंग होना चाहिए। तो अगर उस नियम को अगर देखें तो उत्सर्जन के लिए भी क्या होना चाहिए, उत्सर्जन के लिए भी विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। तब उत्सर्जन के लिए भी विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से उस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। मतलब परिवहन तंत्र क्या करेगा, परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ेगा शरीर में, और यही परिवहन तंत्र क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को लेके कहाँ तक पहुंचाएगा, उत्सर्जन ऊतक तक। उसके बाद उत्सर्जन ऊतक क्या करेगा, शरीर से उसको बाहर त्याग करेगा। तो शरीर में मतलब तब परिवहन तंत्र की भी आवश्यकता होगी। यही परिवहन तंत्र क्या करेगा, न अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाएगा, उसके बाद उत्सर्जन तक उसको शरीर से बाहर त्याग करेगा। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे कि जीवन का अनुरक्षण करने वाले, माने किसी जीव को अगर जीवित रखता है, ऐसे बहुत सारे प्रक्रम हैं। एक सजीव को जीवित रहने में बहुत सारे प्रक्रियाएं मदद करती है, तो उन्हीं प्रक्रियाओं को एक एक करके अब हम लोग समझेंगे।